मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग साइको। इस कहानी में सैम नाम की लड़की और मैरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो इस वक्त एक साथ एक होटल में होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैरी सैम के सामने शादी का प्रपोजल रखती है, पर सैम मना कर देता है क्योंकि सैम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक अच्छा सा घर खरीद सके और मैरी के लिए एक अच्छी लाइफ बना सके। दरअसल सैम पहले कुछ पैसे कमाना चाहता है। कहानी में कुछ समय बाद दिखाया जाता है जब मैरी अपने ऑफिस आ जाती है। ये एक रियल एस्टेट ऑफिस होता है। यहाँ पर टॉम नाम का एक आदमी आता है जो अपनी बेटी के लिए घर खरीदना चाहता है, इसलिए वो $40,000 कैश में देता है। मैरी का बॉस उन पैसों को लेकर बैंक में जमा कराने के लिए मैरी को कहता है, इसलिए मैरी अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को कहती है कि वो पैसे जमा करवाने के बाद सीधे अपने घर चली जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। ये कहकर वो ऑफिस से निकल जाती है और वहाँ से वो अपना सामान पैक करके पैसे और सामान लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। मैरी दरअसल एरिजोना में रहती है और उसका बॉयफ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता है। सैम ने आज मैरी को होटल में मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि सैम कैलिफोर्निया में रहता है, इसलिए मैरी सारे पैसे लेके कैलिफोर्निया जा रही है ताकि वो सैम के पास जाकर वहाँ शादी कर सके। पर कैलिफोर्निया जाते वक्त जब मैरी की कार एक रेड लाइट पर रुकती है तो वो देखती है कि उसका बॉस उसके सामने से गुजर रहा है। उसका बॉस जिसने उसको $40,000 दिए थे उसके सामने से गुजरता है और वो मैरी को देख भी लेता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। मैरी अपने सफ़र में आगे बढ़ती है और ज़्यादा लंबा सफ़र होने की वजह से उसको थकान हो जाती है और वो गाड़ी को साइड में लगाकर सो जाती है। अगले सुबह पुलिस ऑफिसर उसके कार के पास आकर उसे जगाता है। मैरी इन्हें देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसके बॉस ने उसे जाते हुए देख लिया था। उसको डर था कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना गई हो। मैरीन घबरा जाती है और मैरीन के हाव भाव देखकर पुलिस को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, साथ ही वो गाड़ी के पेपर्स भी चेक करते हैं। फिर पुलिस वाला उसे जाने के लिए कह देता है, पर मैरी देखती है कि पुलिस ऑफिसर अभी भी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो कार डीलर के वह गाड़ी रोकती है और वहाँ से कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी ले लेती है। साथ में वो न्यूज़पेपर भी पढ़ती है कि कहीं ये खबर कि वो $40,000 लेकर भागी है, ये खबर अखबार में तो नहीं छपी है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैरी कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी ले लेती है तो वहाँ के डीलर को भी मैरी के हाव भाव देकर उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि मैरी को अपनी पुरानी गाड़ी देनी होगी, साथ में $700 भी देने होंगे जो कि बहुत ज़्यादा रकम होती है और वो नई गाड़ी ले सकती है। पर मैरी बिना किसी बार्गेनिंग के वाउचर में जाकर उन पैसों में से $700 निकाल कर उस सेल्समैन को दे देती है और कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो नई गाड़ी इसलिए लेती है ताकि कोई उसकी कार का पीछा ना कर सके और उस तक ना पहुंच पाए। अब वो पुलिस ऑफिसर सेल्समैन के पास आता है। सेल्समैन पुलिस को सब बातें बता देता है कि कैसे उसने ज़्यादा पैसे देकर नई गाड़ी ली है। इसे सुनकर पुलिस का शक और ज़्यादा हो जाता है। पूरा दिन कार चलाने के बाद मैरी बहुत थक जाती है, साथ ही वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है, इसलिए मैरी को रास्ते में एक पेट्स होटल दिखाई देता है। वहाँ उसकी मुलाकात नॉर्मन से होती है जो होटल का मालिक होता है। वो उससे पूछती है क्या कोई कमरा खाली है, तो नॉर्मन कहता है यहाँ पर सारे कमरे खाली हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। नॉर्मन मैरी को रूम नंबर 1 दे देता है, साथ में उसे ये भी कहता है कि उसका घर उसके पीछे ही है, अगर उसे किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो उसे बोल सकती है। जब नॉर्मन मैरी को उसका रूम दिखाता है तो वो मैरी को रात के खाने के लिए इन्वाइट भी करता है। वो कहता है कि वो अपनी मोम के साथ रहता है। मैरी उसे इसके लिए हाँ कर देती है और जब नॉर्मन वहाँ से चला जाता है तो उन पैसों को न्यूज़पेपर में लपेट कर टेबल पर रख देती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और इससे पहले वो नॉर्मन के घर आती उसकी मोम की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं जो ये कह रही होती है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आएगी। नॉर्मन अपनी मोम को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है और फिर कुछ देर बाद नॉर्मन एक प्लेट में सैंडविच लेकर मैरी के पास आते हैं, पर मैरी उसे खाने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। नॉर्मन समझ गया था कि मैरी ने उसकी और उसकी मोम की बातें सुन ली है, इसलिए नॉर्मन को कहता है कि यहाँ पर एक पार्लर भी है, वो वहाँ बैठकर सैंडविच को खा सकती है। जब मैरी पार्लर में आती है तो वो देखती है वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की टैक्सीडर्मी की गई है, यानी कि जो पक्षी मर जाते हैं उनकी बॉडी में केमिकल डालकर उनकी बॉडी को सड़ने से बचाकर उसे शोपीस बनाया जाता है। उसे टैक्सीडर्मी कहते हैं। नॉर्मन कहता है ये उसकी हॉबी है, इससे उसका बहुत सारा समय गुजर जाता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसकी मोम के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, पर उसकी मोम की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। नॉर्मन बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड गुजर गए थे और उसके बाद उसकी मोम का एक नया लवर बना जिससे वो बहुत प्यार करती थी, पर उसकी भी मौत हो गई। इसी वजह से उसकी माँ की दिमागी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। इस बात पर मैरी कहती है कि वो अपनी मोम को किसी इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं डाल देता। ये बात सुनकर नॉर्मन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है पागल खाना। वो कहता है कि उसकी मोम कभी पागल खाने में नहीं जाएगी। फिर नॉर्मन मैरी को कहता है क्या तुम्हें पता है कि पागल खाने कैसे होते हैं, क्या तुम किसी पागल खाने में गई हो। ये बात सुनकर मैरी समझ जाती है कि नॉर्मन को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। अब मैरी अपने रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ नॉर्मन को दिखाया जाता है जो दीवार पर लगी एक तस्वीर को हटाता है और उस तस्वीर के पीछे एक होल होता है। नॉर्मन उस होल से मैरी को देखता है
वो देखता है कि मैरी अपने कपड़े बदल रही होती है। ये देखने के बाद वो वापस अपने घर चला जाते हैं। वही मैरी सोच रही होती है कि वो वापस अपने घर चली जाएगी और कंपनी के $40,000 वापस कर देगी। इसके बाद मैरी शावर लेने के लिए जाती है। तभी मैरी के रूम में कोई आता है और मैरी को मार देता है। कहानी में दिखाया जाता है कि किसी लेडीज़ का साया है। इसके बाद हमें नॉर्मन की मोम दिखाई जाती है जो ब्लड ब्लड चिल्ला रही होती है। नॉर्मन ये सुनने के बाद वहाँ आ जाता है और उसे मैरी मरी हुई दिखाई देती है। वो नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले, और चूंकि होटल में सिर्फ मैरी ही होती है, वो उसी को उसी की कार की डिग्गी में डाल देता है। साथ ही मैरी का सारा सामान भी उसकी कार में रख देता है। फिर उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर जाती है जिसके अंदर पैसे होते हैं, जिसके बारे में नॉर्मन को नहीं पता होता, इसलिए वो उसे उठाकर कार में रख देता है। फिर वो उस कार को बहुत दूर ले जाकर दलदल में फेंक देता है, जिससे मैरी भी उस दलदल में धंस जाती है। इस घटना के एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि मैरी की बहन लायला उसे ढूंढते उसके बॉयफ्रेंड सैम के पास आ गई है। वो सैम को बताती है कि पिछले एक हफ्ते से उसकी बहन एरिज़ोना से निकली थी और उसके बाद उसका कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है जिसके पास $40,000 चोरी होने का केस होता है। वो उसकी बहन को बताता है कि लायला पर $40,000 चोरी होने का केस है, पर अगर उसने पैसे लौटा दिए तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा। डिटेक्टिव कहता है कि वो इसी शहर में है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। डिटेक्टिव कोई होटल में मैरी के बारे में पूछता है और फाइनली वो उस होटल तक पहुंच जाते हैं जहां पर मैरी ने रुकी थी। जब डिटेक्टिव नॉर्मन को मैरी की पिक दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर ये लड़की आई थी, तो नॉर्मन बिना तस्वीर देखे मना कर देता है। डिटेक्टिव को नॉर्मन की बात पर शक होता है। साथ ही नॉर्मन कहता है कि पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर कोई नहीं आया है। जब डिटेक्टिव रजिस्टर को देखता है, वहाँ पर नाम होता है मैरी सुमल। दरअसल मैरी ने यहाँ पर अपना गलत नाम लिखा होता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये कोई और नहीं है बल्कि मारियन है। वो समझ गया था कि मैरी ने अपना नाम सिर्फ मैरी और अपने बॉयफ्रेंड का नाम समूल बनाकर मैरी समूल लिखा था। वो ये सारी बातें नॉर्मन को कहता है, जिससे नॉर्मन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, जिससे डिटेक्टिव को अब समझ आ गया था कि नॉर्मन झूठ बोल रहा है। इसलिए एक बार फिर से मैरी की तस्वीर नॉर्मन को दिखाते हैं। इस बार नॉर्मन सच बोल देता है। वो कहता है कि वो उसके होटल पर आई थी, पर उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, साथ ही उसके बाल गीले थे। इस वजह से वो तस्वीर को देखकर नहीं समझ पाया था कि वो मारियन है। डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या उस रात में मैरी ने किसी को फ़ोन किया था। नॉर्मन कहता है नहीं। डिटेक्टिव कहता है क्या तुम उसके साथ सोए थे। नॉर्मन कहता है नहीं। डिटेक्टिव कहता है फिर तुम्हें कैसे पता कि उसने किसी को कॉल किया था या नहीं। अब नॉर्मन थोड़ा हकलाना शुरू कर देता है, पर खुद को संभालते हुए कहता है कि वो बहुत लेट यहाँ पर आई थी। ने कहा कि वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो सीधा सोने के लिए चली गई थी और सुबह होते ही वो यहाँ से निकल गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले नॉर्मन के घर पर एक साया नज़र आता है। डिटेक्टिव नॉर्मन से पूछता है कि उस घर में कौन है। तब नॉर्मन कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो कहता है कि मैंने अभी तुम्हारे घर में किसी का साया देखा है। तो नॉर्मन कहता है वो मेरी मोम है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डिटेक्टिव कहता है कि वो उसकी मोम से मिलना चाहता है, पर नॉर्मन उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव एक फ़ोन बूथ पर जाकर सारी बातें लायला को बताते हैं और इसके बाद वो दोबारा नॉर्मन के घर जाकर उसकी मोम से मिलने जाता है। डिटेक्टिव बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए नॉर्मन के घर जा रहा होता है और तभी एक औरत चाकू लेकर आती है और डिटेक्टिव को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ सैम और लायला को दिखाया जाता है जो ऑफिसर का इंतजार कर रहे होते हैं, पर जब काफ़ी समय तक वो नहीं आता तो सैम खुद उसके होटल में चला जाता है। वहाँ जाकर वो ऑफिसर को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता और होटल भी बंद होता है। दूसरी तरफ नॉर्मन उसी दलदल के पास खड़ा होता है जिसमें उसने मैरी को छोड़ दिया था, यानी कि उसने डिटेक्टिव की गाड़ी को भी हमेशा के लिए उस दलदल में धकेल दिया है। सैम वापस घर आ जाता है और लैला को बताता है कि उस होटल में कोई नहीं था, लेकिन वहाँ घर में उसने किसी का साया देखा। वो कहता है कि उसने कई बार दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इससे समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए दोनों शहर के डिप्टी शरीफ के पास जाते हैं और उन्हें बेट्स होटल की सारी बातें बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने होटल के ओनर नॉर्मन के घर में किसी औरत का साया भी देखा है। वो या तो उसकी वाइफ हो सकती है या उसकी माँ। इस पर शरीफ कहता है कि वो नॉर्मन को जानता है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है और उसकी मोम आज से 10 साल पहले गुजर चुकी है। जब नॉर्मन के फादर गुजर गए थे तो उसकी मोम की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। इसके बाद उसकी मोम का एक बॉयफ्रेंड बना, जिसे उसकी मोम ने जहर देकर मार दिया, साथ ही बाद में खुद भी मर गई। अब शरीफ डायरेक्ट नॉर्मन को कॉल करता है और वो उससे डिटेक्टिव के बारे में पूछता है। नॉर्मन कहता है कि डिटेक्टिव यहाँ पर आया था और उसने मुझसे कुछ सवाल किए और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। इस सुनने के बाद शरीफ को सैम और लैला की बात पर विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ हम नॉर्मन और उसकी मोम को लड़ते हुए दिखाया जाता है। नॉर्मन अपनी मोम को कहता है कि उसे कुछ दिन छिप कर रहना होगा, नहीं तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जितने भी कत्ल हुए हैं वो सभी नॉर्मन की मोम ने किए हैं।
फिर हमें नॉर्मन अपनी मोम को गोद में उठाकर ले जाते हुए दिखाए जाते हैं। सैम और लैला अभी पता लगा रहे थे कि आखिर वो औरत कौन है, इसलिए सैम नॉर्मन के होटल में जाकर उसे बातों में लगाता है। इसी बीच लैला उसके घर में जाकर उसकी तलाशी लेती है, लेकिन उसे नॉर्मन की मोम कहीं पर नज़र नहीं आती। बातों ही बातों में नॉर्मन समझ जाता है कि सैम अकेला नहीं है, उसके साथ कोई लड़की भी आई हुई है। वो ज़रूर उसकी मोम से मिलने के लिए गई है, इसलिए वो टेबल पर रखे एक बॉक्स को उठाकर सैम के सिर पर मार देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और वो भागता हुआ अपने घर जाते हैं। पर लैला नॉर्मन को देख लेती है कि नॉर्मन घर के अंदर आ रहा है, इसलिए वो छिप जाती है और छिपती छिपती एक स्टोर में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई नजर आती है। और जैसे वो कुर्सी को अपनी तरफ घुमाती है, वो देखती है कि ये कोई जिंदा औरत नहीं है, बल्कि उसकी मोम की डमी है। जिस तरह से वो पक्षियों की टैक्सीडर्मी करता था, उसी तरह से उसने अपनी मोम की बॉडी को भी आज तक सड़ने से बचा रखा था। ये देखकर लैला डर की मारी जोर से चिल्लाती है। तभी दरवाजे के पीछे से नॉर्मन आता है, जिसने अपने मोम के कपड़े पहने हुए होते हैं, साथ ही फीमेल विग भी लगा रखी होती है। उसके हाथ में चाकू भी होता है और वो चिल्ला कर कह रहा होता है, आई एम नोमा, आई एम नोमा। दरअसल उसकी मोम का नाम नोमा होता है। और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब हमें कोर्ट में दिखाया जाता है कि साइकाइट्रिस्ट जिसने नॉर्मन के केस को स्टडी किया है, लैला उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को मारा है। साइकाइट्रिस्ट कहता है हाँ भी और ना भी। वो बताते हैं कि नॉर्मन जब छोटा था उसके डैड मर गए थे। इसके बाद नॉर्मन का उसकी मोम के अलावा कोई नहीं था। फिर उसकी मोम का एक बॉयफ्रेंड बन जाता है, जिससे उसे लगा कि वो उसकी जगह ले रहा है, इसलिए गुस्से में उसने अपनी मोम और उसके बॉयफ्रेंड को जहर देकर मार दिया। सबको लगा कि ये उसकी मोम ने किया है, पर दरअसल ये सब नॉर्मन ने किया था। पर बहुत जल्द नॉर्मन को इसका गिल्ट होता है, इसलिए नॉर्मन अपनी मोम को स्टैचू की फॉर्म में जिंदा रखता है। बच्चों की वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने खुद अपनी मोम की जगह ले ली और ये उसकी एक बीमारी बन गई, जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। नॉर्मन के अंदर इस बीमारी के 3 शेड्स होते हैं। पहला शेड जिसमें सिर्फ नॉर्मन होता है, दूसरा जिसमें वो पूरी तरह से अपनी मोम के रूम में होता है, और तीसरा जिसमें अपनी मोम से खुद से बातें भी करता है, यानी कि कभी वो अपनी आवाज़ें निकालता है तो कभी अपनी मोम की। और जैसे वो अपनी मोम के बॉयफ्रेंड से जेलस था, उसी तरह उसके अंदर उसकी मोम वाली पर्सनैलिटी भी होती है। और उसकी इस पर्सनैलिटी में उसे यकीन होता है कि नॉर्मन जिस भी लड़की को पसंद करेगा, उसकी मोम उस लड़की को पसंद नहीं करेगी, यानी कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उस लड़की को पसंद नहीं करेगी। इसी वजह से उसकी मोम वाली पर्सनैलिटी ने मैरियन को मार डाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मन मैरियन को पसंद करता था, इसलिए वो उसे हॉल में से देखता भी है। पर अपनी पर्सनैलिटी में आकर अपनी मोम के जुर्म को छुपाने की कोशिश भी करता है, वो सारे सबूत मिटा देता है। साइकाइट्रिस्ट कहता है कि नॉर्मन की मोम की पर्सनैलिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है, शायद हम नॉर्मन को अब कभी नहीं देख पाएंगे। वही सेल में सैम को दिखाया जाता है, जिसे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि सैम की मोम की पर्सनैलिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। और अंत में दिखाया जाता है कि पुलिस को मरी की वो गाड़ी भी मिल जाती है, जो दलदल में डूबी हुई होती है, यानी कि उन्हें मरी की डेड बॉडी और साथ ही वो पैसे मिल सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।